नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विजय क्लासेस जयपुर। हमने इस चैनल पे कक्षा 6, 7 और 8 की हमारा राजस्थान पुस्तक को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब समय है आगे स्तर पर जाने का। हम इस चैनल पर कक्षा 9 की पुस्तक हमारा राजस्थान अध्ययन की पुरानी जो पुस्तक है उसका अध्ययन करने वाले हैं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें RS, SI, वीडियो, LDC, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट जैसे एग्जामों में हर बार क्वेश्चन आते रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं राजस्थान को गहराई से समझने के लिए विजय क्लासेस जयपुर पर। शुरुआत करते हैं राजस्थान के जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसका पहला अध्याय राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसमें क्या दिया हुआ है उसका अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी सरल भाषाओं में और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए अपन इस क्लास को पढ़ेंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहले राजस्थान का परिचय जान लेते हैं। तो राजस्थान का इतिहास हमारा गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता और के साथ निरंतरता भी है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा भी बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की भी आहुति दी है। कहते हैं कि राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है कि कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं पर प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं। तो कहाँ प्रस्तर प्रतिमाएं पत्थर से बनी जो मूर्तियां हैं उनसे शैल्पिक प्रतिमान बने हुए हैं, तो कई शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। कई समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कई वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। उपासना स्थल जो मंदिर हैं, भव्य प्रासाद, भव्य महल यहाँ पर स्थित हैं। अभेद्य दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रणक्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को भी मिलता है। यहाँ लोकप्रिय सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्यौहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोक गीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों ने श्रृंगार सौंदर्य के साथ साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति की है। राजस्थान की मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है और यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी रही हैं? कालीबंगा, आहड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर जैसी पाषाणकालीन और सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता को सिद्ध करती हैं। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। किनके? तो मानव बस्तियों के प्रमाण राजस्थान की सभ्यताओं से मिलते हैं। यहाँ से बागोर जो मध्य पाषाणकालीन और नवीन पाषाणकालीन स्थल रहा है की उपस्थिति को प्रस्तुत करता है। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन सभ्यता स्थल, जिसे हड़प्पा सभ्यता स्थल भी कहा जाता है, का विकास यहीं पर हुआ। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी यहाँ पनपी। आर्य किस प्रकार राजस्थान में आए और किस प्रकार आर्यों ने राजस्थान में शासन किया? तो मरुधरा की सरस्वती, द्विजवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीनतम बस्तियों की शरणस्थली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों के संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है? बीकानेर, नागौर वाले क्षेत्र को। मरुकांतार, मारवाड़ प्रदेश को। आदि भागों में बलराम और कृष्ण गुर्जर थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित रखते थे। तो बलराम और कृष्ण किस शाखा से? यादव शाखा से संबंधित थे। जनपदों का युग, किस प्रकार राजस्थान में आर्यों के संक्रमण के बाद जनपदों का उदय हुआ? तो आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सीवी जनजातियां और अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई थी। कौन कौन सी जातियां? मालव और सीवी और अर्जुनायन जातियां राजस्थान में आई थी। इसमें भरतपुर का राजन्य, तो राजन्य जनपद कहाँ का? भरतपुर का। राजन्य जनपद कहाँ का था? भरतपुर का। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा मत्स्य जनपद भी भरतपुर और जयपुर क्षेत्र का मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। नगरी का सीवी जनपद, तो नगरी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ का सीवी जनपद। अलवर का साल्व जनपद, तो साल्व जनपद कहाँ पर? साल्व जनपद अलवर में निवास करता था।
प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योद्धियों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। तो योद्धे कहाँ पर निवास करते थे? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में, उत्तरी राजस्थान में। मालवों की शक्ति को केंद्र जयपुर के निकट था, तो कालांतर में कहाँ पर बस गए? अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्जुनायन जाति कहाँ पर स्थित थी? अर्जुनायन जातियाँ अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। तो योद्धे कहाँ पर? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। तो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट होता है कि कुषाण शक्ति को नष्ट करने में योद्धे जो जाति उत्तरी राजस्थान में स्थित थी उसने कुषाणों को नष्ट किया। ये किस अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होता है। किस अभिलेख से? रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होता है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के इसी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था। तो किस ईसा से? तो दूसरी सदी जो ईसा पूर्व थी उसी तीसरी सदी तक राजस्थान में केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परंतु योद्धे और मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के हास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने, जो गुप्तकालीन जो राजाएं थे उन्होंने जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त कर दी गई। किस काल में? गुप्त काल में। किस प्रकार मौर्य और राजस्थान का उल्लेख मिलता है? तो मौर्यों का राजस्थान में किस प्रकार कहाँ पर उनका वर्चस्व था, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो राजस्थान के कुछ भागों में मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। इसमें अशोक का बेराट शिलालेख कहाँ से मिलता है? जयपुर से। था उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। तो मंदिर के मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि कौन करते हैं? अशोक के जो बेराट के शिलालेख था उसके उत्तराधिकारी जो कुणाल थे उसके पुत्र संप्रति के द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य से प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण व चित्रांग तालाब का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। तो मौर्य राजा चित्रांगद ने चित्तौड़गढ़ का किला और चित्रांग तालाब का निर्माण करवाया गया। कहाँ पर करवाया? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का, जो मौर्य वंशीय माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोल्ट को मिला। कर्नल टोल्ट को विक्रम संवत 770 का शिलालेख कहाँ पर मिला? कर्नल टोल्ट को मिला। कहाँ पर? राजा किसका था? राजा मान का मौर्यवंशी शिलालेख था, जिसमें किस किस का उल्लेख मिलता है? माहेश्वर का, भीम का, राजा भोज का, राजा मान का। ये 4 नाम क्रमशः दिए हुए थे। किसका? राजा माहेश्वर, राजा भीम, राजा भोज और राजा मान का 4 नाम क्रमशः इस शिलालेख में दिए गए थे। ये कब का है? 770 विक्रम संवत का। कोटा के निकट जो कंसुआ के जो शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख भी मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। किस राजा का? मौर्य वंशी राजा धवल का नाम इस शिलालेख में। कौन से में? कंसुआ शिलालेख में। कब मिला? 795 ईस्वी में। 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकसित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार थे, राठौर। मारवाड़ में किस राजवंशों ने शासन किया? प्रतिहार और राठौरों ने। मेवाड़ में कौन सा राजवंश? गोहिल राजवंश। सांबर के चौहान, आमेर में कछवा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख है। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी से मंडोर के आसपास प्रतिहार का राज्य था। तो प्रतिहार कब शासन कर रहे थे? 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का शासन था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौरों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना कब की गई? 551 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? वासुदेव चौहान जी के द्वारा की गई हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत ही शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग को गुहिलों का शासन स्थापित किया हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थुणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली हो गए। तो अर्थुणा और आबू में परमार वंश शक्तिशाली हो गया। किस शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। कौन सी शताब्दी में? 12वीं और 13वीं शताब्दी में जालोर और रणथंभौर और हाड़ौती में चौहान राजवंश का
शक्ति का संगठन पुनः शुरू किया गया। राजस्थान का नाम किस प्रकार पड़ा उसका अध्ययन करते हैं। अब राजस्थान का नामकरण, तो वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता था। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। 19 रियासतें थे, उनका अलग अलग नाम से जाना जाता था। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो जो वर्तमान में जो बीकानेर है और जोधपुर का जो क्षेत्र है, महाभारत काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, जांगल देश के नाम से। और इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को क्या क्या कहते हैं, जांगलधर बादशाह। क्या कहते हैं, जांगलधर बादशाह। जांगल देश का निकटवर्ती भाग स्पादलक्ष कौन सा क्षेत्र वर्तमान में अजमेर और नागौर के मध्य का भूभाग स्पादलक्ष कहलाता है, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य के उत्तरी भाग को कुरु देश कौन सा था, अलवर राज्य का जो उत्तरी भाग था उसको कुरु प्रदेश के नाम से जाना गया। दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश, दक्षिणी जो और पश्चिमी जो भाग था उसको मत्स्य देश के रूप में, पूर्वी भाग को सूर्यसेन के रूप में। पूर्वी भाग कौन सा, अलवर भरतपुर जो क्षेत्र था करौली वाला क्षेत्र, उसको सूर्यसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तक करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। सूरसेन राज्य की राजधानी कहाँ थी, मथुरा में, और मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर में। विराटनगर किस जिले में भी, कोटपुतली बहरौल जिले में है। और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। कुरु राज्य की कौन सी, कुरु कहाँ पर था, तो अलवर के उत्तरी भाग में कुरु राजवंश था। तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी, इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था, शिव था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसका राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, इस कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। तो उदयपुर के क्या नाम हुए, मेवाड़ के शिवी जनपद, मध्यमिका, मेव जाति का अधिकार रहा, इसमें मेदपाट अथवा प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरता कहा जाने लगा। क्या कहते हैं, गुजरता। किस भाग को, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुजरता कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, इसलिए पढ़ें इनको ध्यान से। और सिरोही के हिस्से को अर्बुद आबू देश कहा जाता है। सिरोही का जो क्षेत्र था उसको अर्बुद या आबू देश कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहा जाता था, मांड। कोटा और बूंदी को हाड़ौती। झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग था उसको मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग था उसको किस क्षेत्र में, मालव देश के अंतर्गत गिना गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था। राजपुताना का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया था, 1800 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम क्या दिया, राजस्थान और राजस्थान। तो राजस्थान का नाम सर्वप्रथम देने वाले कौन व्यक्ति थे, तो कर्नल जेम्स टोड। कब दिया, 1829 ईस्वी में। कब दिया, 1829 ईस्वी में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। तो राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान में कौन कौन सी थी, उनका अध्ययन इस चैप्टर में करते हैं। तो राजस्थान और प्रस्तर युग, पत्थरों का युग कब रहा राजस्थान में, इसका अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ, अथवा उसके क्या क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक में लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन जो पृथक युग थे उसके अवशेष अजमेर से अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी में मध्य पाषाणकालीन और नवीन पाषाणकालीन युग हैं। आज से हजारों वर्ष से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही है। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागौर और तिलवारा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीक उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनके अतिरिक्त अजमेर में नागौर, सीकर, झुंझुनू और कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों पर नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो नवीन पाषाणकालीन उपकरण कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक में। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है।
परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। कालीबंगा का अध्ययन जानते हैं। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती और दुष्यंती नदियों के तट पर बसा हुआ है। तो सरस्वती नदी कहाँ पर? घग्गर, जो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, उस पर सरस्वती और दुष्यंती नदियों के तट पर बसा हुआ था। जो इसकी ईसा पूर्व 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। यहाँ से कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले हैं। यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर टीला था, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। जो पूर्वी टीला था उसमें नगर टीला कहा जाता था, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। और पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता था, और जहाँ पर वहाँ का प्रशासनिक स्वरूप स्थित रहता था, प्रशासनिक स्वरूप वहाँ रहता था दुर्ग में। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले। तो किस सभ्यता से तीनों के साक्ष्य मिले? तो पूर्व हड़प्पाकालीन के, उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा से। यहाँ पर 5 स्तरों में खुदाई की गई। कहाँ पर? कालीबंगा में। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती हैं और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियों तक कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती हैं, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। तो सरस्वती नदी घग्गर का ही पुराना नाम है, जहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। कितनी अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले? यहाँ से 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता है था। तो धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित की गई वह सेंधव लिपि में से मिलती जुलती हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जो सेंधव लिपि से मिलती जुलती थी, यहाँ पर जो बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि मिली है वहाँ पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती हैं। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाले 3 समाधि मिले। यहाँ पर 3 प्रकार से व्यक्तियों को समाधि या मृत्यु शैया पर लेटाते थे। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का हर्ष हो गया, जिसका कारण संभवतः क्या रहा? सूखा नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। आहड़ सभ्यता का अध्ययन करते हैं। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र रहा है। तो ये उदयपुर जिले में स्थित है आहड़, जो आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के सभ्यता का केंद्र है। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग भी थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। ताम्रवती नगरी धूलकोट के नाम से भी परिचित है। तो जो आहड़ सभ्यता है उसको ताम्रवती नगरी के नाम से या धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता आज से लगभग कितने 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। कितने वर्ष पूर्व? 4000 वर्ष पूर्व आहड़ सभ्यता बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि उसने बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। इसलिए बसने वाली और उजड़ने वाली बस्ती किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से कौन कौन से औजार मिले हैं? तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री भी प्राप्त हुई हैं। किससे? आहड़ सभ्यता से। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था भी थी। तो मकानों की जो योजना थी उसमें आंगन हुआ करता था, गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था भी आहड़ सभ्यता में थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना यह दर्शाता था कि यह संयुक्त परिवार या वृद्ध परिवार सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तन तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय भी मिलता है। जब आहड़ से जो खुदाई की तब वहाँ से जो
बर्तन था उनसे खंडित टुकड़े मिले, उनसे ये पता चलता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी वहाँ पर अच्छा परिणाम मिलता है। तृतीय जो ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है। तो यूनानी मुद्राएं कहाँ पर? आहार से मिलती हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इसे बनारस सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार कहाँ पर था? गिलोन की सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में। तब बागोर अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवादो टोली, हड़प्पा, नागदा, एरण, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यताओं से भी था। तो इसके जो उपकेंद्र थे वो कौन कौन से थे? नवादा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा, बागोर, इनसे संबंध रखता था। आदि भागों की प्राचीन सभ्यताओं से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, जो काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार कहाँ मिले हैं? तो आर्य सभ्यता से। वह उत्पादन व कौशल की समानता को भी निर्दिष्ट करता है। बेराट कहाँ पर है? वर्तमान में कोटपुतली बहरौर जिले में। कोटपुतली बहरौर जिले में स्थित बेराट का महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं विराट सभ्यता पर? बीजक डूंगरी, भीम की डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात हैं। यहाँ पर जो बीजे की डूंगरी है, वहाँ से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। तो अशोक का भाब्रू शिलालेख किस डूंगरी से? बीजक डूंगरी से। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। इनके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप मिले हैं, बौद्ध मंदिर, इसे गोल मंदिर कहा जाता है, और अशोक स्तंभ के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगी ने, ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता जो महिर कुल था, उसने बेराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया। तो बेराट का विध्वंस का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हुण आक्रांता महिर कुल के द्वारा। चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। किसका? बेराट का उल्लेख किसने किया है? चीनी यात्री युआन चांग ने इसका उल्लेख किया है। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्रों की बात करते हैं तो जो पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र थे, बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो बागोर जो सभ्यता है उससे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो बागोर से मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृहद समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांटे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। उसके ऊपर अपन ने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं, जिसमें कणेश्वर सभ्यता जो कहाँ पर है? कांतली नदी पर स्थित है, शिखर पर, नीम के थाने शिखर पर स्थित है। खेतड़ी जो झुंझुनू में, दरीबा कहाँ पर है? अलवर में, ओजियाना, भीलवाड़ा में, कुराड़ा, नागौर आदि से प्राप्त ताम्र एवं ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। सुनारी सभ्यता कहाँ पर? झुंझुनू में। इसवाल, जोधपुरा, और जोधपुरा कहाँ पर? जयपुर में। रेड, टोंक में इत्यादि स्थलों से लोहा युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो लोहा युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से? सुनारी से, इसवाल से, जोधपुरा से, रेड से लोहा युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अतः सरस्वती जो नदी हैं, बनास, बेड़च, आहर, लूनी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहर, बागोर, गिलोंड, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगाएं। यह सभ्यता न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशलों में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका देशों की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में थी। कौन कौन से देशों से? पश्चिमी एशिया से, इराक से, अफ्रीका आदि देशों के प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में थी। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की अब चर्चा करते हैं। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय हुआ था। जो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान था उसमें राजपूत जाति का उदय होना, राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना हुई। तो गुप्तों के बाद जब गुप्त जो शासक थे उनके पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव हुआ, तो उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना और राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। और यह वर्ष में था जब भारत पर हुण आक्रमण हो रहे थे। हुण आक्रमण के बाद राजपूतों का उदय हुआ। तो हुण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के जो यशोवर्मन थे ने हुणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। तो मालवा के जो यशोवर्मन थे उन्होंने हुणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त कर लिया और इसमें सफलता प्राप्त की। इधर राजस्थान में यशोवर्मन के जो अधिकारी थे जो राजस्थानी कहलाए,
अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय होता है। तो हुणों की जो शक्ति है उनका नष्ट होने के बाद किसका उदय होता है? हर्षवर्धन का। और हुण जो यशोवर्मन था उसने, मालवा का जो शासक यशोवर्मन था, उसने हुणों को परास्त किया था। कब? 532 ईस्वी में। उत्तरी भारत में उसमें हर्षवर्धन का उदय हो जाता है, उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर नहीं सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। जो राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक विदेशी जातियाँ आती रही हैं। तो दूसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक विदेशी जातियों का यहाँ पर आक्रमण रहा है और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला भी करते रहे। परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। इनमें कई मारे गए और कई यहाँ बच गए। जो शक या हुण यहाँ बचे रहे, उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया। अंततः 6ठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। अब शुरुआत करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। कौन कौन से कथन दिए गए अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उनका अध्ययन चैप्टर में करते हैं। तो राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व है। तो राजपूतों का विशिष्ट जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उन्हें अग्निवंशी बताया। तो अग्निवंशी किसने बताया? तो चंद्रबरदाय ने बताया। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में उसने अग्निवंशी बताया। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रबरदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश थे, जिसमें प्रतिहार थे, परमार, चालुक्य और चौहान थे। इसमें क्या किया गया? तो ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा। मोहनोद, नैणसी और सूर्यमल जो मिश्रण थे, इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ भी लिखा। तो मोहनोद, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने भी अग्निवंशीय राजपूतों को बताया। कौन सा अग्निवंशीय बताया? और उनकी 4 जातियां बताई। कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और अव्यवहारिक लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रबरदाय ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। और गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत का खंडन निराधार बताया है। किसका? अग्निवंशीय। किसने खंडन किया है इसका? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जी ने, सीवी वैद्य ने, दशरथ शर्मा और ईश्वरी प्रसाद ने इस मत का खंडन किया है। और समर्थन किसने किया है? सूर्यमल मिश्रण ने, मोहनोद, नैणसी और चंद्रबरदाय के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा तो राजपूतों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय। अग्निवंशी कौन बताते हैं? चंद्रबरदाय। सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय गौरीशंकर जी.एच. ओझा बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्य ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहास कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और शीतियन बताया। तो शक और शीतियन किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया। इसके अलावा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसने बताया? जी.एच. ओझा ने बताया। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे उल्लेख किया। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन में थी, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि हैं। इसी कारण उन्होंने शक और शीतियन बताया। टोड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रूक ने भी इसी मत का समर्थन किया। कौन से मत का? तो शक और शीतियन का। परंतु इसे विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने खंडन किया। तो हीराचंद ओझा ने खंडन किया। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जो समानता कर्नल टोड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सत्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती हैं। अतएव उनका कहना था कि शक, कुषाण, हुणों को जिन जिन रस्मों रिवाजों और परंपराओं में उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टोड ने किया है, वह भारतवर्ष में अतीत काल से प्रचलित थी। तो ये जिसमें रस्में रिवाज थे वो भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। किसने कहा? जी.एच. ओझा जी ने। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने क्या बताया राजपूतों को? तो राजपूतों को गुज्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हुणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति और बल देते हैं।
गुज्जर मानकर बताते हैं। डॉक्टर डी आर भंडारकर राजपूतों को गुज्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हुणों के साथ स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में जो गुज्जर और हुणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है, इसलिए वो राजपूत क्या थे, विदेशी हैं। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय जो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान भी गुज्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। तो राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुज्जर कहा गया है। और अग्निवंश में 4 जातियां कौन कौन सी थी, तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजौलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मण से उत्पन्न माना है। तो बिजौलिया शिलालेख क्या कहता है, डी आर भंडारकर के अनुसार तो राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को क्या मानते हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं, और गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। कौन, डी आर भंडारकर। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, और गोहिलों को राजपूतों की उत्पत्ति के अनुसार नागर ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर ओझा एवं सी वी वैद्य में भंडारकर की मान्यता को अस्वीकार करते हुए लिखा कि प्रतिहारों को गुज्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है। तो गुज्जर तो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर गुजरात पर इनका शासन था, इसलिए उनका गुज्जर नाम पड़ा प्रतिहारों को। इसलिए डॉक्टर ओझा जी ने इनका खंडन किया, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से हैं। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मान्यता मानना उचित है। अपने अपने राज्य स्थापित किए, फिर उन्होंने उनमें मेवाड़ में कौन सा वंश था, गोहिल वंश। मारवाड़ के गुज्जर प्रतिहार, राठौर भी मारवाड़ में थे। सांबर में चौहान थे। आबू में परमार, आमेर में कछवा राजवंश, जैसलमेर में भाटी राजवंश मुख्यतः शासन किए। मेवाड़ में गोहिल को पढ़ते हैं। तो इस वंश का आदिपुरुष कौन था, राजा गोहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे, उन्होंने स्वयं को गोहिल वंशीय कहा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने गोहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी कहा है। तो विशुद्ध सूर्यवंशी किसने कहा है, हीराचंद जी ओझा ने। किसको, गोहिलों को। जबकि डी आर भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा क्या थे, नागर ब्राह्मण थे। गोहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बप्पा का नाम उल्लेखित है, बप्पा रावल का, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा का नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। बापा को एक सोने का सिक्का भी मिला है बापा के समय का, जो लगभग 115 ग्रेन का सिक्का था। कितने का, 115 ग्रेन का सिक्का था, जिसे अल्लट था। इसके बाद अल्लट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया, उसने 10वीं शताब्दी के लगभग मेवाड़ का शासक बनता है और उसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है, और यह भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तथा उसके समय में आहार में वड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आहार में वड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अल्लट ने, से आलू रावल भी कहा गया। आहार से पूर्व गोहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, नागदा था। जयतर सिंह ने इसको नागदा को हटाकर किसको, चित्तौड़ को राजधानी बनवाई थी। गोहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा। मारवाड़ के गुज्जर प्रतिहार की बात करते हैं। प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका है। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुजरता कहलाता है। कौन सा, गुजरत्रा कहलाता था। कौन सा, जोधपुर का जो भाग था। इसलिए चीनी यात्री जी युआन चुआंग ने गुज्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो, जिसे भीनमाल कहा गया, एवं बाड़मेर में बताया गया। तो पीलो मोलो किसके साथ कहा जाता है, भीनमाल को। किसने बताया था, युआन चुआंग ने। मोहनोद नैनसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितने का, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मोहनोद नैनसी ने, जिनमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था। तो हरिश्चंद्र मंडोर शाखा का प्रतापी शासक था, जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदार स्वातंत्र्य प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया। झालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट आरंभ होती है। तो यहाँ पर जो गुज्जर प्रतिहारों की नामावली कहाँ से प्रारंभ होते हैं, किस शासक से, नागभट्ट प्रथम से। किस किस क्षेत्र में, जालोर, उज्जैन और कन्नौज में। जो इस वंश का प्रवर्तक था, उसे
जो इस वंश का प्रवर्तक, किस वंश का, प्रतिहार वंश का। उसे ग्वालियर परिस्थिति में मल्लेच्छों का नाशक भी कहा गया है। तो मल्लेच्छों का नाशक किस राजवंश को कहा गया है, नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। किस परिस्थिति में, ग्वालियर परिस्थिति में। इस वंश में राजा भोज और महेंद्रपाल को भी प्रतापी शासकों में गिना जाता है। अब पढ़ते हैं आबू के परमार। आबू के परमार में परमार शब्द का अर्थ क्या होता है? परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के आज के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य भी स्थापित कर लिए। किसने? आबू के परमारों ने मालवा, सिंध, गुजरात, वागड़ क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आबू के परमारों का जो कुल पुरुष था वो कौन था? धूमराज था। तो आदि पुरुष कौन था आबू के परमारों का? धूमराज। परंतु परमारों की जो वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्पल राज से। वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्पल राज से परमारों की वंशावली। परमार शासक जो धंधुक था, परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के जो भीमदेव थे, गुजरात के शासक भीमदेव ने आबू को उसमें जीत लिया था। किसने? भीमदेव। किसको हराकर? धंधुक को हराकर। और वहाँ विमल शाह को शासक नियुक्त कर दिया गया, वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया, दंडपति नियुक्त कर दिया गया। और विमल शाह ने वहाँ पर आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया, इसे विमल वसई मंदिर भी कहा जाता है। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर, कौन सा? प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने फार्स पराक्रम व्यायोग, कौन सा? फार्स पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से पालनपुर नामक नगर बसाकर परमाणु के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। तो प्रहलादन देववीर ने कौन सा नाटक लिखा? तो फार्स पराक्रम व्यायोग नाटक लिखा और उसने पालनपुर नामक नगर बसाया, जो साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा बढ़ाता है। धारावर्ष के पुत्र कौन थे? सोम सिंह के समय में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव सेकंड का सामंत था। जो गुजरात के जो सोलंकी राजा था भीमदेव सेकंड का सामंत था कौन? सोमदेव के समय में। जो धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था। वस्तुपाल के छोटे भाई कौन थे? वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू का जो देलवाड़ा गांव है उसमें लूण वसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो लूण वसई जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तेजपाल ने। आबू के देलवाड़ा गांव में, आबू कहाँ पर? सिरोही में, जो नेमिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये दोनों प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? विमल वसई और लूण वसई मंदिर। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। तो भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। वागड़ क्षेत्र है उसके परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थना नगर बसाया। तो अर्थना नगर किसने बनाया? परमारों ने बसाया बांसवाड़ा के पास में। और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्पकला के प्रति निष्ठा का परिचय भी दिया। अब पढ़ते हैं सांबर के चौहान। तो सांबर के चौहानों का मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपाद और जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। कहाँ पर रहते थे? सपाद एवं जांगल प्रदेश के आसपास। उनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। राजधानी कहाँ पर थी सांबर के चौहानों की? अहिछत्रपुर नागौर। सपाद के चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव, जिसने सांबर के चौहान की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजोलिया प्रशस्ति जो बिजोलिया अभिलेख है उसमें वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया गया है। कौन से? बिजोलिया अभिलेख में। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। तो ये याद रखना, प्रतिहारों के सामंत कौन थे? तो चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। परंतु जब गुवक प्रथम आया, कौन सा शासक? गुवक प्रथम शासक आया तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, परंतु गुवक प्रथम ने जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने कराया। स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के चंद्रराज जो चौहान वंश था उसकी चंद्रराज की जो पत्नी रुद्राणी थी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। कौन? चंद्रराज की पुत्री रुद्राणी। 1113 में ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। तो अजमेर नगर की स्थापना कब की? 1113 ईस्वी में। किसने की? अजयराज चौहान ने। उसके पुत्र अर्णवराज जो
आना जी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका भी अदा की। चौहान शासक जो विग्रहराज चतुर्थ था उसका काल स्पाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो चौहानों का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है? तो स्वर्ण युग किसके काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का। उसे बिसल देव और कवि बांधव भी कहा जाता है। तो कवि बांधव और बिसल देव किसको कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। उसने हरिकेली नाटक कौन सा लिखा? हरिकेली नाटक किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और उसके दरबारी विद्वान कौन थे? सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। तो ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। उसके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया था विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया। तो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता। तो दिल्ली को जीतने वाला भी प्रथम शासक चौहानों का कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय आया। पृथ्वीराज तृतीय के बाद में जब 1191-92 में त्राइन के 2 युद्ध लड़े गए मोहम्मद गौरी के साथ में। शुरुआत करते हैं तो 1191 ईस्वी में त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया। परंतु 1192 ईस्वी में त्राइन के दूसरे युद्ध में जब उसकी गौरी से हार हो जाती है, किसकी? पृथ्वीराज द्वितीय युद्ध में हार जाता है, तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ हैं उसके लेखक कौन थे? चाणक्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। त्राइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ कब? 1192 ईस्वी के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी 1 शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर पे जालोर, हाड़ौती, नाडोल और चंद्रावती और आबू में शासन करती रही। कब तक? 1 शताब्दी यानी 100 वर्षों तक। कौन कौन से? रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती और आबू में। इनका अध्ययन आगे करेंगे। तो राजपूत शक्ति की दूरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता को समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का परिचय भी दिया। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गुहिल शासक विद्वानों के आश्रयदाता पर्षयदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा एवं साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समूचे काल की सौंदर्यता आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़गढ़ में और बारडोली, आबू के मंदिर इस कथन का प्रमाण हैं। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय एवं गौरवशाली पक्ष का वर्णन पढ़ते हैं इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान जो मध्यकालीन राजस्थान है उसके बारे में जो गौरवमय पक्ष हैं क्या रहा? तो मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण है कि राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव था, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामंतवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा, राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताने में ही संभव हो सकती थी। यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा चंद्रसेन और राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए थे। तो अधिकांश शासकों ने उस समय अकबर की जो नीति थी उसके तहत संधि कर ली थी। मध्यकालीन राजस्थान में बौद्धिक अधिदृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों और अनुभवों के विपरीत होगा। वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, वीर प्रसूता जो वसुंधरा थी उससे माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्रबरदाय, सूर्यमल मिश्रण, कवि कर्णिदास, दुर्सा आडा, नैणसी जैसे विद्वान लेखक तथा महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह, राजा स्वाय जय सिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए थे। कब? मध्यकाल में। वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो स्वीकार्य नहीं है। कौन? राजस्थान। जिस प्रदेश के रणबांकुरों में राणा प्रताप हो, चंद्रसेन हो, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हो, धरती यश से वंचित रहे, सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं जा सकता। धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु तो भारतीय इतिहास का उज्जवल एवं गौरवशाली पहलू भी है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गुहिल सिसोदिया कहाँ पर राजवंश था? मेवाड़ में। कछवा कहाँ पर थे? आमेर, जयपुर में। चौहान अजमेर, दिल्ली, जालोर, सिरोही, हाड़ौती इत्यादि क्षेत्रों में चौहान राजवंश का शासन था। राठौड़ कहाँ पर थे? जोधपुर और बीकानेर के राठौड़। इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं।
गुहिल सिसोदिया वंश। तो गुहिल सिसोदिया वंश कहाँ पर था? मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है, जिन्होंने चौहानों की केंद्रीय शक्ति का हास होना और गुहिल चैत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटनाएं रहा। तो जैत्र सिंह का शासक बना था, गुहिल वंश का मेवाड़ का शासक बनता है, जिसमें उसका युग जो कहलाता है वो स्वर्ण युग कहलाता था। मेवाड़ के गुहिल शासक, उसके बाद मेवाड़ का जो गुहिल शासक था उसका रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी के मध्य चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण करता है। कब? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ साथ रतन सिंह की जो सुंदर पत्नी थी पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया जाता है। तो इसके कारण क्या थे युद्ध करने के? तो राजनीतिक कारण भी हैं, सामरिक कारण भी थे चित्तौड़ के, और उनकी सुंदर पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा बताई गई। पद्मनी की जो कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और गोरा बादल भी वीर गति को प्राप्त हुए तथा पद्मनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर का कर आत्मोत्सर्ग किया। तो उसमें पहला चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। इसमें अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। तो खिजराबाद रख दिया था। किसका? चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गोरा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। तो गोरा बादल के महल कहाँ पर हैं? चित्तौड़ में स्थित हैं। पद्मनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है कि गोरा बादल का बलिदान हमें सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए या विपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। रतन सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार जो हमीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति वारा कौन? हमीर, जो किस शाखा से था? राणा शाखा का राजपूत शासक था। राणा शाखा का शासक था हमीर। राणा लाखा 1382 से 1421 में शासक बनता है। कब? राणा लाखा 1382 से 1421। हमीर कब बना था? 1326 से 1364 तक। केस में उदयपुर के पिछोला झील बांध का निर्माण करवाया। तो पिछोला झील बांध का निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा ने उदयपुर में। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ के बौद्धिक और कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र भी बनाया। उसने चित्तौड़ में समदेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है, किसने बनाया था? मोकल ने बनवाया था, जो राणा लाखा का पुत्र था। मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन दक्षिण कला के नमूने को जीवित रखा। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर प्रकोटा बनवाया। तो जो एकलिंग जी का जो मंदिर था उसके चारों ओर प्रकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राणा मोकल ने। उस मंदिर की सुरक्षा समुचित व्यवस्था भी की। मोकल के पुत्र कौन थे? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कब शासन किया? 1433 से 1468 तक। काल राणा कुंभा का काल मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? तो कुंभा को कहा जाता है। चाप गुरु, दान गुरु आदि विरुद्धों से संबोधित भी किया जाता था। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा जो मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में किसने हराया था? राणा कुंभा ने किसको हराया था? महमूद खिलजी को। कहाँ का शासक था? मालवा को। कब? 1437 में। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका? तो आराध्य देव जो विष्णु थे उनके निर्मित में चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण भी करवाया। जो 84 किले हैं चित्तौड़ में, उनमें से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया? अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। जिसमें बसंती दुर्ग, बचान दुर्ग और अचलगढ़ कहाँ पर स्थित हैं? सिरोही में स्थित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। प्रमुख है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। कुंभाकालीन स्थापत्य कलाओं में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में खुम्भ स्वामी मंदिर था। श्रृंगार चौरी का जो मंदिर है, श्रृंगार चौरी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में खुम्भ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर कहाँ पर है? जो एकलिंग जी का एकलिंग जी में स्थित रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ विद्वान एवं विद्यानुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास का जो ग्रंथ है उसे ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य और राजनीति में बड़ा निपुण था। किस क्षेत्र में? कुंभा वेदों में, स्मृति में, मीमांसा, उपनिषदों में, व्याकरण और साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। कौन? कुंभा। किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से। महाराणा कुंभा के कौन कौन से ग्रंथ थे? तो संगीत राज,
संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध खुंबा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे तथा खुंबा ने चंडीस्तक की व्याख्या की, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। कौन कौन सी टीकाएं लिखी? चंडीस्तक की व्याख्या की, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका लिखी और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी। खुंबा का जो दरबारी विद्वानों की शरणस्थली रहा है, उसके दरबार में मंडन प्रख्यात शिल्पी था, कवि अत्रि, महेश, कान्ह व्यास इत्यादि थे। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करने वाले कौन थे? अत्रि और महेश भट्ट। कान्ह व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार खुंबा के काल में मेवाड़ सर्वोत्तोन्मुखी उन्नति पर पहुंच गया था। मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा कब? 1509 से 1528 का अद्वितीय स्थान रहा। तो 1509 से 1528 तक कौन शासक रहा? राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध? गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। तो गागरोन का युद्ध जो 1518 में हुआ था, उसमें किसको हराया था? महमूद खिलजी द्वितीय को हरवाया। खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपने सैनिक योग्यता का परिचय भी दिया था। बांडी का युद्ध इनके समय में हुआ था। गागरोन युद्ध, खातौली युद्ध इनके समय राणा सांगा के समय हुआ था। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ के नाम से विख्यात है, जबकि हिंदू सुल्तान कौन था? राणा कुंभा। हिंदू पथ के नाम से राणा सांगा प्रसिद्ध था। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था। पाती प्रवन के तहत सभी राजाओं को एक छत्र के नीचे लाकर राणा सांगा जो बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु पराजित हो गया। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोपखाने के कारण सांगा की पराजय हो गई। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को। कहाँ पर? खानवा भरतपुर में लड़ा गया। परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इससे राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई। यहीं से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों में पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। तो ये अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सभी जो राजपूत जातियां थी, सभी राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी, एक छत्र के नीचे आई थी। किसके तहत? पाती प्रवन के तहत। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आंख, एक कान और टांग गंवा दी थी। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। कितने? 80 तलवार के घाव लगे थे। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में उस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। सांगा के पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 में के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए। तो चित्तौड़ पर जो 1531 से 1536 में विक्रमादित्य शासक रहा, उसके समय में बहादुर शाह प्रथम ने गुजरात का शासक था, उसने आक्रमण किए थे। उसमें जो संरक्षिका कौन थी? कर्मावती थी, जिसने मेवाड़ को जन और धन की हानि पहुंचाई। किसने? बहादुर शाह ने। इस आक्रमण के दौरान जो फर्स्ट बार आक्रमण किया था उसमें कर्मावती ने रणथंभौर का जो किला था उसको दे दिया था, लेकिन दूसरे बार वापस आक्रमण किया जिसमें हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भी भेजी थी, भेजकर सहायता मांगी, परंतु इसकी समय पर सहायता न मिलने पर कर्णावती ने जौहर व्रत का पालन किया। और इसमें केसरिया किसने किया? रावत बाघ सिंह ने। किसने किया? रावत बाघ सिंह ने किया। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र जो दासी पुत्र था बनवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। जो कुंवर पृथ्वीराज की जो अनौरस पुत्र था बनवीर, दासी पुत्र था बनवीर ने उसके विक्रमादित्य की हत्या भी कर दी। बाद में विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था। तो जो 2 भाई थे ये कौन कौन से? विक्रमादित्य और उदय सिंह। उदय सिंह को मारना चाहता था कौन? बनवीर, और वह राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्युशैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया और चित्तौड़गढ़ से निकलकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। तो चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ किसको बचा दिया? उदय सिंह को। किसने? पन्नादाय ने। इस प्रकार पन्नादाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी में 1537 से 72 ईस्वी तक उदय सिंह का शासनकाल रहा, जिसमेम 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई। तो उदयपुर की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह। कब की? 1559 ईस्वी में। उसके समय 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया था, परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंप कर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। किसने इस पर युद्ध लड़ा था? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। और इसमें तीसरा शाखा हुआ था उसमें राज्य का, मेवाड़ का तीसरा शाखा के नाम से जाना गया, इसमें जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया केसरिया किया था। इतिहासकार लेखकों ने इसे उदय सिंह की कायरता बताया। कन्नड़ टोड ने तो यहाँ तक लिखा कि यदि सांगा और प्रताप के बीच
में युद्ध उदय सिंह न होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बनवीर, मालदेव और हाजी खां पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। क्योंकि हाजी खां पठान के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था, उसमें हार गया था। कौन? उदय सिंह। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों तक कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी 1568 को किला फतेह कर लिया था। 3 दिन में कठिन संघर्ष के बाद किला फतेह कर लिया था। कब? 1568 ईस्वी में। अकबर द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है, और अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा के किले के द्वार पर उन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगवा दी। तो 5 पत्थर की जो बनी मूर्तियां आगरा के किले पर किसने लगवाई? अकबर ने लगवाई। किसकी लगवाई? जयमल और फत्ता सिसोदिया की। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? अब आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कहाँ पर हुआ? कटारगढ़, कुंभलगढ़, जो सबसे ऊंचा जो तीसरी आंख कहा जाता है वहाँ पर हुआ। उसके बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया मेवाड़ में? 25 वर्ष तक शासन किया, जिसमें 2 राजधानी भी रही। कौन कौन सी? उदयपुर और चावंड किया। लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उसका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देशाभिमान के पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी बाग में किका कहा जाता था। तो पहाड़ी बाग में किका कहा जाता है, जो बचपन का नाम होता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास भी किए, परंतु निष्फल रहे। उसके लिए उसने 4 ये भेजे थे, जिसमें सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को, दूसरे में मान सिंह को, तीसरे में भगवंत दास को और तीसरे में टोडर मल को भेजा था। अधीनता लाने के प्रयास किए, परंतु निष्फल रहे। जहां भारत के साथ राजस्थान के अधिकांश निरसनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकराकर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्यपरायणता को, उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया, और उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिक को कर्तव्य बोध, प्रजा को आशीर्वाद दी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था। प्रताप उसकी रक्षा के लिए दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1570 को कारण बन गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1570 को। अकबर के जो प्रतिनिधि थे मान सिंह, अकबर के प्रतिनिधि कौन थे इसमें? सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी का राजपंद में युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मान सिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। वही प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा चक्का छुड़ाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। कौन? मुगल। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय विजय तो मुगलों की मिली, परंतु वह विजय पराजय में बदल गई। विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. गुप्ता भी इस संदर्भ की टिप्पणी करते हैं कि परिस्थितियां एवं परिणामों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हल्दिया घाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इस कारण भामाशाह को दानवीरता मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। किसको? भामाशाह को दानवीरता मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। राणा प्रताप ने इसके बाद 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा था। इसके अकबर के प्रतिनिधि जो सुल्तान खां था उसको मारकर वीरता का प्रदर्शन भी किया था। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के जो अधिकांश हिस्से थे उन पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानियां बनाई थी। किसको? कुंभलगढ़ और चावंड को राजधानियां बना ली थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, यह सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उसके अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोल लिखा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। और दिवेर का मैराथन भी कहा है। अतएव स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सद्कार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देश भक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंज बने हुए रहे। प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है, कब होती है? 19 जनवरी 1597 के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि का करना श्रेयस्कर माना। तो मुगलों से संधि करने वाला पहला मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह था, जो राणा प्रताप के पुत्र थे। कब की गई? फरवरी 1615 में। जहांगीर के प्रतिनिधि कौन आए थे? खुर्रम थे।
खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया और अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि में कहा गया था कि राणा अमर सिंह कहाँ पर मुगल दरबार में को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा। अब बढ़ते हैं महाराणा राज सिंह। 1652 से 1680 में मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। के लिए था कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों को पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी और वीरता निर्भीक शासक हुए। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा भी थी और मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य एवं साहित्य को इसके समय में जितना परिचय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम ही था। इस प्रकार ये मेवाड़ राजवंश समाप्त होता है। इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ते हैं और अगला वीडियो जल्दी कल पढ़ा दिया जाएगा आपको और ये चैप्टर भी समाप्त कर दिया जाएगा। जो राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, उसकी 1 घंटे क्लास ले लिए हैं अपन ने। इस प्रकार क्लास पर बने रहे, बीजे क्लासेस जयपुर बने रहे और इस प्रकार राजस्थान की हमारा राजस्थान का जो गहरी समझ है उनको विकसित करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।